Hello everyone, I am Gitanjali and I am delighted to welcome you all on this channel. In today's video, we will discuss Himachal Pradesh State Eligibility Test Syllabus. This syllabus include Paper 1 syllabus and Economic syllabus. And if you are new to this channel, let me tell you, this channel is regarding current affair of Himachal Pradesh competitive exam, and we will also discuss the economics related exam in this channel. If you are in this field, you can subscribe to this channel for further updates. And in today's video, we discussed set syllabus. The outline for today's video is first we will discuss some basic question related to set exam. Then we will discuss paper first syllabus. Then at last we discuss economic syllabus in detail. So let's start. So what is the eligibility criteria for the 2025-26 HP सेट एग्ज़ाम? सो सबसे पहले आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अगर आप अभी मान लीजिए आपके सेकंड ईयर में है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका सेट क्वालिफाई हो भी जाता है तो आपको HPPSC 1 साल का टाइम देता है आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका ड्यूरिंग योर MA सेट क्वालिफाई हो जाता है तो भी आपका सेट वैलिड रहता है अगर आप अपनी मास्टर डिग्री 1 साल में कंप्लीट कर देते हैं। दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये रहता है कि आपको आपकी MA की डिग्री में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 55% मार्क्स आने चाहिए। अगर हम रिज़र्व कैटेगरी की बात करें तो आपकी जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है वो 50% है। और इसमें जो एज लिमिट है, अपर एज लिमिट नहीं होती है, आप किसी भी एज तक इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि इस एग्ज़ाम में कितने पेपर होते हैं। जैसे आपने इस लेक्चर में पहले देखा कि हमने 2 पेपर के सिलेबस को डिस्कस करना है। एक इसमें पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। एक पेपर 1 आपका जनरल एप्टीट्यूड का होता है जो सभी के लिए कॉमन होता है, और दूसरा पेपर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। जिस सब्जेक्ट में आपका मास्टर होता है उसी में आपको वो पेपर देना होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि HP सेट हैज़ 2 पेपर एंड कंडक्टेड इन 1 सेशन। एक ही दिन में आपके 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जिसमें आपसे टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड पूछा जाता है, इसमें आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और आपको टोटल 100 मार्क्स इसमें आपको इसमें दिए होते हैं। और पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होता है। जैसे मान लीजिए मेरा MA इकोनॉमिक्स में है तो मेरा सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर इकोनॉमिक्स होगा, और इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर में आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल 200 मार्क्स का आपका दूसरा पेपर होगा। और इसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पेपर में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो इसीलिए आप पेपर में स्पीड ठीक रखिएगा जिससे कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ। देखिए आपको टैबुलर फॉर्म में बताया गया है कि 2 पेपर होते हैं, जिसमें से पहला पेपर के लिए आपको समय दिया जाता है 1 घंटा और दूसरे पेपर के लिए आपको 2 घंटे का समय होता है। अब हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और करेक्ट रिस्पांस के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाते हैं, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और
ऐसा नहीं होता है कि अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया तो आपके मार्क्स कटेंगे। जैसा कि हमने देखा कि जो पीछे पीजीटी के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें आपको जो आपको नहीं आता है उसमें भी आपको ऑप्शन ई सेलेक्ट करना होता था, है ना। तो ऐसा इस एग्ज़ाम में नहीं होता है। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में गलत होता है HPPSC की तरफ से, तो वो क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया जाता है या फिर उसके मार्क्स सभी को दिए जाते हैं। तो इसीलिए कई बार क्या होता है कि हम एग्ज़ाम में गलत क्वेश्चन को देखकर अपना टाइम वेस्ट करते हैं कि ये क्वेश्चन तो गलत होता है। तो आपको इस तरह की क्वेश्चन की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब व्हाट इज़ द सिलेबस फॉर HP सेट। तो जिस तरह से स्टेट में होता है एग्ज़ाम उसी तरह से नेशनल लेवल पे होता है UGC नेट, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है। तो इनका सिलेबस लगभग 95% तक सेम ही होता है और ये सिलेबस NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने प्रिस्क्राइब किया है और स्टूडेंट रेफ़र कर सकते हैं जो UGC नेट की स्टैंडर्ड्स बुक्स हैं, मतलब जो MA में आपकी बुक्स होती हैं रेनॉन्ड राइटर की, आप उन बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। और अब हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज और पेपर 1 का सिलेबस। इससे पहले एक क्वेश्चन और आता है कि क्या HP सेट केवल हिमाचल में वैलिड है या उससे बाहर भी वैलिड है। तो हिमाचल प्रदेश सेट सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ही वैलिड होता है और ये एलिजिबल किसके लिए होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए, किसमें, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में। और आपने ध्यान रखना है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर हिमाचल प्रदेश में है उसमें सेट वैलिड नहीं होता है, उसके लिए आपको नेट ही क्वालिफाई करना पड़ेगा और वो एक मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है। इसके साथ अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं आपकी PhD भी कंप्लीट होनी चाहिए। अब आपके मन में ये क्वेश्चन भी आता है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होते हैं और कट ऑफ क्या रहती है HP सेट की। तो जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम आपको 40% मार्क्स लाने हैं पेपर 1 और पेपर 2 में, मतलब 40% आपको पेपर 1 में भी लाने पड़ेंगे, 40% आपको पेपर 2 में भी लाने पड़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके 40% मार्क्स आ जाते हैं पेपर में तो आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं करते। ये बस एक मिनिमम क्राइटेरिया है। होता क्या है कि कई बार पेपर बहुत टफ आता है और बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं पेपर, तो उस समय अगर आपके 40% मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आपका सेट नहीं होगा, चाहे आप जो टॉप 6% की मेरिट है उसमें भी आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ। तो फाइनल मेरिट डिपेंड करती है कि कितने स्टूडेंट हैं और डिफ़िकल्टी लेवल क्या था एग्ज़ाम का, और सब्जेक्ट वाइज परफॉर्मेंस भी इसमें देखी जाती है। किसी सब्जेक्ट का पेपर इजी आता है तो उसका कट ऑफ ज़्यादा जाता है, किसी सब्जेक्ट का जो पेपर है वो डिफ़िकल्ट आता है तो कट ऑफ जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, कट ऑफ मार्क्स है, वो नीचे आ सकता है। अब होता क्या है, हमने ये देख लिया कि आपको 40% मार्क्स तो किसी एग्ज़ाम में अचीव करने ही हैं और जो टॉप 6% है वही इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाता है, उसी को सेट का सर्टिफिकेट मिलता है। और मान लीजिए 2 स्टूडेंट के सेम मार्क्स आ गए, एक स्टूडेंट के 300 में से 250 नंबर आ गए और दूसरे के भी इतने ही आए, तो दोनों ही बच्चों का सेट क्वालिफाई माना जाएगा। अगर आप इस एग्ज़ाम को देने के इच्छुक हैं तो इस एग्ज़ाम की जनरल कैटेगरी के लिए फ़ीस है 1150 रुपये और नॉन क्रीमी लेयर के लिए ये फ़ीस 600 रुपये है और अदर रिज़र्व कैटेगरी के लिए ये फ़ीस 325 रुपये हैं। अब चलिए हम अपने सिलेबस की तरफ चलते हैं। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे
जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पेपर 1 क्या होता है, ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट करता है। ये आपका जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट, डिडक्टिव एंड इनडिडक्टिव रीजनिंग भी टेस्ट करता है। जैसे जो हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन हैं, उन्होंने देखा कि जो सेब है उनके सिर के ऊपर गिरता है। अब उन्होंने एनालाइज किया, अच्छा सेब ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो क्या सारी चीज़ें ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक आर्ग्यूमेंट को स्टडी किया, तो ये हो गया इंडक्टिव रीजनिंग। जब हम स्पेसिफिक टू एक चीज़ से सब एज अ होल जाते हैं तो उसको बोला जाता है इंडक्टिव रीजनिंग। जब हम जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं, मान लीजिए सब लोग जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करते हैं, और फिर हम एनालाइज करते हैं क्या आप भी उसी तरह से बिहेव करते हैं। मान लीजिए सभी लोग जब दुखी होते हैं तो क्या वो रोते हैं, या फिर आप एक रीना पे जाएंगे, अच्छा रीना भी ऐसी करते हैं। तो ये होगा डिडक्टिव रीजनिंग। और इसमें आपसे जो आप जनरली कितने अवेयर है करंट अफेयर से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड, लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड इन हायर एजुकेशन, ये भी आपसे पूछा जाता है। और इसमें अवेयरनेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पीपल, एनवायरनमेंट, नेचुरल रिसोर्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में भी आपसे पूछा जाता है कि प्रेजेंटली हमारा पॉल्यूशन का क्या स्टेटस है, हमारे इन्वायरमेंट में PM 2.5, इस तरह के जो इशू है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब हम यूनिट वाइज अपना सिलेबस डिस्कस करेंगे। 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपर में 10-10 यूनिट आपसे पूछे जाते हैं, 10-10 यूनिट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पेपर 1 का यूनिट फर्स्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें आपसे पूछा जाएगा टीचिंग क्या है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे एजुकेशन क्या है, नॉलेज क्या है, टीचिंग किसको बोलते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, लेवल्स क्या होते हैं जिसमें मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल को डिस्कस किया जाता है। इससे रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, एडोलसेंट लर्नर क्या होते हैं, एडल्ट लर्नर क्या होते हैं। स्टूडेंट में इंडिविजुअल डिफरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है, तो इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, टीचर, लर्नर, इंस्टीट्यूशन, एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है। मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचर सेंटर्ड एंड लर्नर सेंटर्ड। ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन टीचिंग, जैसे ऑनलाइन टीचिंग में स्वयं, मूक, ये कुछ इनिशिएटिव है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लिए हैं, तो इससे रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड IC बेस्ड सिस्टम, क्योंकि प्रेजेंटली हम ऑनलाइन टीचिंग भी बहुत कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड टूल्स क्या होते हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इवैल्यूएशन सिस्टम, जैसे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, सबमेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, एंड CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी आपको एक टॉपिक है, तो उसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। तो ये हो गया आपका यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड। अब हमारे पास आता है यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड। इस यूनिट को जो नेट और सेट का एग्ज़ाम है सबसे मुश्किल माना जाता है, क्योंकि इसमें अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे बिल्कुल नहीं पूछे जाते, इसमें नॉलेज को अप्लाई करना, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले रिसर्च होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर आता है पोस्ट पॉजिटिविज्म एंड पॉजिटिविज्म। ये एक रिसर्च की 2 टर्मिनोलॉजी है, जिसमें एक ये बोलता है कि जो साइंस प्रूव करता है वही सच है,
दूसरा है कि पोस्ट पॉजिटिविज्म, जो ज़रूरी नहीं जो साइंस प्रूव कर पाता है वही सच हो, कुछ चीज़ें साइंस से ऊपर होती है या फिर किसी चीज़ में अभी तक रिसर्च इतनी नहीं हो पाई है जिससे कि हम उसको ट्रू माने, तो ये होता है पोस्ट पॉजिटिविज्म। अब रिसर्च मेथड क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे मेथड होते हैं, ये बिल्कुल आपको बेसिक दिया है। एक्सपेरिमेंटल मेथड, डिस्क्रिप्टिव मेथड एंड हिस्टोरिकल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड हो गया कि आपने कोई स्टडी की और उसको लैब में स्टडी किया, एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में स्टडी किया। डिस्क्रिप्टिव हो गया कि आपने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, मान लीजिए कि जैसे कोविड-19 हमारे देश में या पूरे विश्व में पेंडेमिक आया था, तो उसके रीज़न क्या है उसको डिस्क्राइब करने के लिए आपने जो स्टडी की उसको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहा जाता है। फिर हिस्टोरिकल रिसर्च हो गया, मान लीजिए हिस्ट्री में कोई इवेंट हुआ था, उसको स्टडी करने के लिए आपने कुछ रिसर्च की, तो उसको हिस्टोरिकल रिसर्च कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसके कुछ हमारे को साक्ष्य मिले हैं, उसके बारे में स्टडी करना हिस्टोरिकल रिसर्च हो गया। अब क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है, इसके बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है। स्टेप ऑफ रिसर्च, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, बिकॉज इससे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्वेश्चन किस तरह से बनता है कि स्टेप ऑफ रिसर्च क्या होते हैं। हम पहले प्लान करते हैं, फिर प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, फिर रिफ्लेक्ट करते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, रेफरेंस स्टाइल जिसमें APA MLA ये स्टाइल आपसे पूछे जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ICT इन रिसर्च, क्योंकि आजकल AI का ज़माना है, तो ICT ये तो एक पुराना टॉपिक हो गया, अब AI इन रिसर्च, इसके बारे में क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं। रिसर्च एथिक्स क्या होते हैं, इसमें प्लेजरिज्म को चेक करने के लिए कुछ टूल्स होते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब तीसरा यूनिट है कॉम्प्रीहेंशन। आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उससे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसमें आपको ज़्यादा तैयारी आप कर नहीं सकते, आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा आप इस यूनिट को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता है, आपको अंडरस्टैंड करना होता है कि पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या है। इन्फरेंस एंड इंटरप्रिटेशन आपको आनी चाहिए, वोकैबुलरी एंड कंटेक्चुअल मीनिंग ऑफ दैट पैसेज आपको आना चाहिए। अब चौथा यूनिट कम्युनिकेशन, ये हमारा जो डे टू डे लाइफ का भी एक पार्ट है जिस पे हम बहुत कम ध्यान देते हैं, लेकिन प्रेजेंटली ये बहुत डिमांडिंग फील्ड है, तो इसीलिए आपके एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं। कम्युनिकेशन होता क्या है, इसके मीनिंग क्या होता है, टाइप्स कितने होते हैं, करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, बैरियर टू कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया एंड सोसाइटी। ये टॉपिक बिल्कुल ब्रीफ आपको बताए गए हैं। इन टॉपिक के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक कवर होते हैं। आपका 5th यूनिट है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, जिसमें आपसे टाइप ऑफ रीजनिंग, नंबर सीरीज एंड लेटर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, रिलेशनशिप, फ्रैक्शन एंड परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेजेस। इसके लिए अगर आपको अपना मैथ स्ट्रॉन्ग करना है, आपके CBSE की 8th की बुक आप रेफ़र कर सकते हैं, जिसमें जो आपके ये फ्रैक्शन से नीचे वाला पार्ट है ये पूरा कवर हो जाएगा। आप अच्छे से उसको पढ़ेंगे, ये टॉपिक आपका पूरे कवर हो जाएगा, आपके इसमें पूरे मार्क्स आएंगे। लॉजिकल रीजनिंग, स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट, ये भी एक रीजनिंग का पार्ट होता है जो आपको पता होना चाहिए। कैटेगोरिकल प्रेपोजिशन क्या होता है, मूड्स एंड फिगर्स, इसमें वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव
रीजनिंग क्या होती है, एनालॉजी क्या होती है, जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं उसको एनालॉजी कहा जाता है, वेन डायग्राम्स, इंडियन लॉजिक, प्रमाणास, अनुमाना, व्याप्ति, हेत्वाभाषा, ये इंडियन लॉजिक के कुछ टॉपिक है जो लगभग 2020 में यूजीसी नेट ने अपने सिलेबस में अडेप्ट किए थे, इंक्लूड किए थे। इसी तरह से सेट ने भी अब ये टॉपिक इंक्लूड कर दिए हैं। अब हमारा जो 7th यूनिट है डाटा इंटरप्रिटेशन, अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप इस यूनिट को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इसमें होता है सोर्स क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा से, बार, पाए, लाइन, हिस्टोग्राम, चार्ट्स, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा एंड गवर्नेंस से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। और हमारा जो 8th यूनिट है वो है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी आपसे पूछी जा सकती है, एब्रीविएशन पूछी जा सकती है, जैसे यूएसबी की फुल फॉर्म बताइए। इसमें हायर एजुकेशन से रिलेटेड भी कई बार फुल फॉर्म पूछी जाती है जो कि आईसीटी से लिंक होती हैं। इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, जैसे ईमेल एक बेसिक सा कम्युनिकेशन का टूल है, उसमें आप किसी को मेल करते हैं, उसमें बीसीसी क्या होता है, सीसीसी क्या होता है, इसके जो रियल लाइफ एग्जांपल है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, आईसीटी एंड गवर्नेंस। अब आपका आता है 9th यूनिट, पीपल, डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इसमें एमडीजी एंड एसडीजी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज, नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल एक्ट्स एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। ये बहुत कम टॉपिक इसमें यहाँ पे आपको बताए गए हैं, इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। ये यूनिट काफ़ी लेंथी यूनिट है क्योंकि इसमें जनरल नॉलेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो पैक्ट्स हुए हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि प्रोटोकॉल है, जैसे रिसेंटली पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल, अर्थ समिट, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब लास्ट यूनिट ऑफ पेपर 1 इज हायर एजुकेशन सिस्टम। हायर एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी थी पुरानी तक्षशिला, बिहार की एक बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है एंशिएंट टाइम में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम, कौन कौन सी एजुकेशन पॉलिसी आई थी, कोठारी कमीशन, न्यू एजुकेशनल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का रेफरेंस, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग क्या होती है, प्रोफेशनल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन क्या है, वैल्यू एंड एनवायरनमेंट एजुकेशन, पॉलिसी, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये था आपका यूनिट 1 to 10 किसका, पेपर फर्स्ट का। अब अगर आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, मास्टर आपने इकोनॉमिक्स में किया है, तो हम अब इकोनॉमिक्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो पहला यूनिट होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हम इंडिविजुअल लेवल पर इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं। तो पहला टॉपिक है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिसमें हम ऑर्डिनल एंड कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी को पढ़ते हैं। फिर है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, इसमें हम लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को स्टडी करते हैं एंड कॉस्ट को भी लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन, मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट, ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट, इसके बारे में जानते हैं। फिर आपका आता है डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क, गेम थ्योरी, नॉन कोऑपरेटिव गेम्स, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, कम्पिटिटिव एंड नॉन कम्पिटिटिव इक्विलिब्रिया एंड अदर एफिशिएंसी प्रॉपर्टीज़, फैक्टर प्राइसिंग, इसमें जैसे
4 फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, इनको रिवॉर्ड दिया जाता है। वो रिवॉर्ड किस बेसिस पे दिया जाता है, उन थ्योरी को कहते हैं फैक्टर प्राइसिंग। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस जो कि वॉलरस ने दिया था, इसको पढ़ते हैं। फिर हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स का टॉपिक इसमें पढ़ते हैं, एफिशिएंसी क्राइटेरिया, पैरेटो ऑप्टिमैलिटी, कार्डर हिक्स एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल। फिर हमारे पास टॉपिक आता है वेलफेयर इकोनॉमिक्स, फंडामेंटल थ्योरम, सोशल वेलफेयर फंक्शन, असमेट्रिक इंफॉर्मेशन, एडवर्स सिलेक्शन एंड मॉरल हैजार्ड। ये टॉपिक और आपका टॉपिक थर्ड जो है वो एक दूसरे से मिलता जुलता है। अब हमारा दूसरा यूनिट है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जब हम नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं, जैसे नेशनल इनकम, कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, क्लासिकल एंड केन्जियन अप्रोच, कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इसमें बहुत सारे इकोनॉमिस्ट के द्वारा थ्योरीज दी गई हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। फिर मल्टीप्लायर क्या होता है, एक्सेलरेटर क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, ISLM मॉडल जिसमें हम हिक्स एंड हेंसन की थ्योरी पढ़ते हैं, इन्फ्लेशन एंड फिलिप्स का, इससे एक टॉपिक ज़रूर आपसे पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर आपसे पूछा जाएगा, बिजनेस साइकिल, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, रैशनल एक्सपेक्टेशन, हाइपोथेसिस एंड क्रिटिक। ये था आपका यूनिट 3। अब यूनिट 2, अब हम यूनिट 3 की तरफ बढ़ेंगे जो है स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। प्रोबेबिलिटी थ्योरीज में पहला टॉपिक है जिसमें कॉन्सेप्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन, मूवमेंट एंड CLT आपसे पूछा जाएगा। दूसरा टॉपिक है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन एंड कोरिलेशन। फिर इंडेक्स नंबर, सैम्पलिंग मेथड एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका टॉपिक पेपर 1 में भी आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको फ़ायदा रहता है अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं। स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये भी आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का भी पार्ट है, तो आपको ये हेल्प करेगा। लीनियर रेग्रेशन मॉडल क्या होता है, ब्लू बेस्ट लीनियर अनबाइस्ड एस्टिमेट्स क्या होते हैं, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल, डिस्क्रीट चॉइस मॉडल एंड टाइम सीरीज एनालिसिस। तो ये आपका यूनिट 3 कंप्लीट हो गया। अब आती है बारी यूनिट 4 की, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। इसमें सेट्स, फंक्शन, कंटिन्यूटी, सीक्वेंस एंड सीरीज आपका पहला टॉपिक है। फिर डिफरेंशियल कैलकुलस एंड एप्लीकेशन, लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिक्स एंड वेक्टर स्पेसेस, स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, इनपुट आउटपुट मॉडल एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। ये आपसे टॉपिक कुछ पूछे जाते हैं। ये लास्ट टॉपिक है डिफरेंस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या होता है कि हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल प्रोडक्ट, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कंज्यूमर सरप्लस के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आपसे टोटल यूटिलिटी निकालने को पूछा जाएगा, प्रोड्यूसर सरप्लस, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ये डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें आपकी हेल्प करेगा। अब यूनिट 5 आता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड कॉन्सेप्ट एंड एनालिटिकल टूल। इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड में क्या डिफरेंस होता है, इसमें ये पूछा जाएगा। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, क्लासिकल थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, ये थ्योरी आपसे पूछी जाएगी। ट्रेड अंडर imperfect competition, balance of payment, adjustment and mechanism, exchange rate concepts and theory, foreign exchange market and arbitrage, इसमें hedging आपसे पूछा जाता है। gain from trade, terms of trade, trade multiplier, tariff and non tariff barrier, dumping। देखिए आजकल क्या हो रहा है, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है वो बहुत सारी कंट्रियों पे टैरिफ लगा रहे हैं, 100% टैरिफ लगा दिया। हाल ही में यूरोपियन यूनियन की कुछ कंट्री है जिस पे डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया। तो वो टैरिफ होता क्या है, उसकी क्या थ्योरीज है, उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, उसके बारे में आपको इस टॉपिक में जानने को मिलेगा। डंपिंग क्या होता है, चाइना क्या करता है कि हमारे देश में सस्ता सामान भेजता है, उसकी जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है लेकिन जो प्राइस होती है वो कम होती है, और हमारे देशों में
इस तरह का सामान जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको नुकसान पहुंचाती है, तो इसको कहते हैं डंपिंग। तो इससे बचने के लिए सरकार क्या होती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है डंपिंग का। फिर गैट क्या है, WTO क्या है, रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स क्या होते हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होते हैं, वो आपसे इस यूनिट में पूछे जा सकते हैं। आपका यूनिट 6 है पब्लिक इकोनॉमिक्स। इसमें मार्केट फेलियर एंड रेमेडियल मेजर, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था, और अब पब्लिक इकोनॉमिक्स में मार्केट फेलियर से डील करने के लिए कुछ मेजर्स लिए जाते हैं, वो आपसे इसमें पूछे जाएंगे। पब्लिक गुड क्या होता है, एक्सटर्नलिटी क्या होता है, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन क्या होता है, मार्केट रेगुलेशन, कल्यूजन एंड कंज्यूमर वेलफेयर, पब्लिक रेवेन्यू, टैक्स एंड नॉन टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इसमें आप इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट का एक टॉपिक पढ़ेंगे। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है, थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, इसमें आपको देखने को मिलेगी। पब्लिक डेट मैनेजमेंट क्या होता है, पब्लिक बजट एंड बजट मल्टीप्लायर क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी एंड उसकी इम्प्लीकेशन क्या होती है। तो ये यूनिट था यूनिट नंबर 6 पब्लिक फाइनेंस। अब हमारा आता है यूनिट 7 मनी एंड बैंकिंग। ये जो इसमें जो टॉपिक होते हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से कहीं ना कहीं जुड़े हैं, तो आप अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से स्टडी करते हैं तो ये यूनिट भी आपका 50% तैयार हो जाता है। कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई क्या होते हैं, जिसमें हम कॉइन देखते हैं, करेंसी नोट्स देखते हैं, जो बैंकों के पास पैसा होता है वो मनी सप्लाई में आता है। सेंट्रल बैंक, उसके फंक्शन और रोल के बारे में आपसे पूछा जाएगा। कमर्शियल बैंकिंग क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी और उसके इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, कैपिटल मार्केट एंड रेगुलेशन क्या होते हैं। तो ये था आपका मनी एंड बैंकिंग। अब आपके पास आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। इसमें 30% सिलेबस आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स से कवर हो जाता है। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे यूनिट ऐसे हैं जो एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर आप एक यूनिट अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आपका दूसरा यूनिट भी लगभग तैयार हो जाएगा। तो इसीलिए आपने अगर कोई यूनिट पकड़ना है तो उसको कंप्लीट करना है, ताकि आप दूसरा यूनिट आपको अच्छे से समझ आ सके। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पहला टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है। जब हम क्वांटिटेटिव मेजर से अपना GDP मेजर करते हैं तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। जब हम एजुकेशन, हेल्थ, इस तरह के पैरामीटर से अपना ग्रोथ मेजर करते हैं तो वो डेवलपमेंट कहा जाता है। थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें एडम स्मिथ, रिकार्डो, मार्क्स, शुम्पीटर, रोस्टो, ये थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ क्या होता है, थ्योरी ऑफ बिग पुश किसने दी थी, ये क्या है, ग्रोथ मॉडल क्या है, हेरोडोमर, सोलो, रॉबिन्सन एंड कार्डर, टेक्निकल प्रोग्रेस एंड एंडोजीनियस ग्रोथ, इंडिकेटर फिजिकल क्वांटिटी लाइफ इंडेक्स HDI एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, जो कि हमारा नीति आयोग निकालता है, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी की कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाएंगे। सोशल सेक्टर, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन एंड जेंडर से रिलेटेड टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। अब आपका यूनिट 9 आता है एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी। एनवायरमेंट एज अ पब्लिक गुड। पब्लिक गुड क्या होती है, जो सबके लिए अवेलेबल होती है। इसमें एक आपकी टर्मिनोलॉजी है नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवल, ये टॉपिक आप पढ़ेंगे। मार्केट फेलियर एंड कोस्ट थ्योरम, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, वैल्यूएशन ऑफ एनवायरमेंटल गुड, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, फर्टिलिटी, मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी, एज स्ट्रक्चर एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, लाइफ टेबल एंड माइग्रेशन, ये टॉपिक आपके इसमें पूछे जाएंगे। अब आपका लास्ट यूनिट आया इंडियन इकोनॉमी। इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ और पैटर्न स्ट्रक्चर, इंडिया की ग्रोथ कितनी रही है, इंटरनेशनल लेवल पे ग्रोथ कितनी चल रही है, ये सारे टॉपिक इसमें इंक्लूड होंगे। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस, रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट,
foreign trade, BOP, capital flows, infrastructure and development, public private partnership, land, labor and capital market reform, सेंट्रल एंड स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन FRBM, ये सारे टॉपिक आपसे इंडियन इकोनॉमी में पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। इसमें पेपर 1 और इकोनॉमिक्स का सिलेबस आपसे डिस्कस किया गया। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक बने हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो चैनल के होम पेज में आपको क्लिक करना होगा, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक है जिससे आप इस वीडियो के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर द फर्दर वीडियोज़।